बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पाकिस्तान से जापान एज अ टूरिस्ट विज़िट वीज़े पे जाना चाहते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जापान में पहले से मुकीम है तो वो आपकी कोई मदद कर सकता है आपको जापान बुलवाने में, तो उसका क्या किरदार होगा। अगर कोई रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर वहाँ पे नहीं है तो फिर हम कैसे वीज़ा अप्लाई करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी मेरी आपसे गुजारिश है, ये वीडियो काफ़ी तवील होने वाली है। इस वीडियो को देखने का ये फ़ायदा होगा कि आप जापान का विज़िट वीज़ा या जापान का टूरिस्ट वीज़ा ख़ुद अप्लाई कर सकेंगे और आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आप वीज़े के डॉक्यूमेंट्स के लिए एम्बेसी में जाएंगे या कौंसलेट में जाएंगे, वहाँ पर जो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा उसमें आपसे कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं। वीज़ा जब आपका आ जाता है तो आपको जापान इमिग्रेशन भी क्लियर करना होता है। जापान इमिग्रेशन पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे क्या सवालात पूछेगा वो भी आपको इसमें हम क्लियर कर देंगे। इसके अलावा आपने जापान अगर जाना है एज अ टूरिस्ट, कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आपने विज़िट करना है, कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कितना आपका पैसा लगेगा, ट्रेन की टिकट कितने की मिलनी है, आपने कौन कौन से सिटीज़ को विज़िट करना है, रिहाइश का, खाने पीने का कितना ख़र्चा आएगा, कौन कौन सी प्लेसेस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। तो मेरी आपसे दोबारा गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने ज़रूर देखना है और मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप नोट कर लें और हम आपके लिए क्या करेंगे या हम आपको कौन सी सर्विसेज फराहम करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0305405144, 0305405144। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर आपने कॉल नहीं करनी। 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक ये व्हाट्सएप का टाइम है। आप इस पर मैसेज करके अपनी बारी का इंतज़ार करें। कम से कम 24 घंटे आप इंतज़ार करें, उससे पहले ही इंशाल्लाह आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं तो मैंने तमाम दोस्तों को रिप्लाई करना होता है। 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो है आप मैसेज करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। अगर आप जापान की फ़ाइल रेडी करवाना चाहते हैं, हम आपको जो हेल्प करेंगे, हम आपकी जो मदद करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में, फ़ाइल तैयार करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जापान का जो वीज़ा होता है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है या स्टिकर वीज़ा होता है। याद रखें, जापान का जो वीज़ा होता है ये एक स्टिकर वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एम्बेसी में जाता है, आप खुद लेके जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं और आपको जापान की एम्बेसी स्टिकर वीज़ा लगा के देती है। अगर पहली मर्तबा जा रहे हैं तो ये वीज़ा 15 दिन का होगा, 15 दिन से ज़्यादा का वो आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। अगर आप दूसरी मर्तबा या तीसरी मर्तबा जा रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि वो आपको 1 महीने का वीज़ा लगा कर दे दें। इसके अलावा जो जापान वीज़े की जो फ़ीस है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वीडियो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की डेट तक तो जापान वीज़े की कोई भी फ़ीस नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो फ़ीस रख भी सकते हैं। तो जो अपडेट्स होंगी वो हम अपने चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो कराची में जापान का जनरल कौंसलेट है वहाँ भी कोई फ़ीस नहीं है और इस्लामाबाद में जापान की जो एम्बेसी है वहाँ भी इसकी कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बलूचिस्तान और सिंध वाले अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे कराची कौंसलेट में और पहले आपको टाइम लेना है। आपने गूगल में जाके लिखना है जापान जनरल कौंसलेट इन कराची, तो आपको एड्रेस भी आ जाएगा और फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। सबसे पहले अपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, टेलीफोन करके कि सर मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे बता दें कि मैं कब आऊँ। वो आपसे नाम पूछेंगे, पासपोर्ट नंबर पूछेंगे, आपका एड्रेस पूछेंगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेंगे और आपको टाइम बता देंगे कि जी फ़लाँ टाइम में आप आके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दें। पंजाब वाले और केपी के वाले जो है वो इस्लामाबाद में जाएंगे, इस्लामाबाद एम्बेसी में आप गूगल कर सकते हैं, उनका एड्रेस और उनका नंबर भी आपके सामने आ जाएगा, तो रब्ता करके, कॉन्टैक्ट करके टाइम लेके आप जा सकते हैं। अच्छा, वीज़ा फ़ीस तो मैंने आपको बता दी कि वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जापान का वीज़ा हासिल करने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पहले वीज़े लगे होने चाहिए, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इसके अलावा बहरीन, दुबई, सऊदी अरब, दुनिया में कहीं भी आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए।
याद रखें कि अभी तक हम खुद इस मैकेनिज़्म को नहीं समझ पाए हैं कि जापान एम्बेसी जब वीज़ा ग्रांट करती है तो वो ये नहीं देखती कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। बिलीव मी, वो फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। फ्रेश पासपोर्ट दुनिया में कहीं ट्रैवल नहीं किया, अगर वो आपसे मुतमईन है, उनको इस बात की तसल्ली है कि आप जापान सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे, तो वो आपको वीज़ा लगा देते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को हमने देखा है, हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, जिनका यूएस का वीज़ा लगा हुआ है, जिनका यूके का वीज़ा लगा हुआ है, जिनका यूरोप का वीज़ा लगा हुआ है, जिनका कनाडा का वीज़ा लगा हुआ है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुबई, सऊदी अरब, उसके बावजूद भी उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती, इस चीज़ को तो आप जहन से निकाल दें। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, जितनी अच्छी हो, कम से कम 3 महीने की स्टेटमेंट वो डिमांड करते हैं। अगर 6 महीने की लगा सकते हैं आप तो 6 महीने की लगा दें, वरना कम से कम 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट तो लगानी है। और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो जितना ज़्यादा हो उतना ही बेहतर है। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जितना आप लगा सकते हैं, जो है वो कम से कम 4-5 लाख तो मिनिमम होना ही चाहिए। और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ये 2 चीज़ें मैनेजर आपको देगा, साइन भी करेगा, स्टैम्प भी करेगा। बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की, क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 4-5 लाख हो, ज़्यादा हो तो बेहतर है। और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आपने साथ में लगाना है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो होम टाइज़ और फैमिली टाइज़। अब देखें, एक आदमी शादीशुदा है तो ऑफिसर भी इस चीज़ को समझता है कि यार ये बच्चों वाला है, ये जाएगा तो वापस आ जाएगा, इसके माँ बाप हैं, इसका कारोबार है, ये कोई जॉब करता है, तो ये छुपने के लिए नहीं जा रहा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हम आपको क्या सर्विसेज देंगे। जब वीज़ा प्रोसेस करते हैं, वीज़े को अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए एक वीज़ा एप्लीकेशन बनाई जाती है। हम आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन तैयार करेंगे। उसके लिए एक ट्रैवल प्लान बनाया जाता है, वो ट्रैवल प्लान हम तैयार करेंगे। एक ट्रैवल आइटनरी बनाई जाती है, वो ट्रैवल आइटनरी भी हम आपके लिए तैयार करेंगे। एक कवर लेटर लिखा जाता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कवर लेटर भी हम आपके लिए लिखेंगे। इसके अलावा होटल की जो रिजर्वेशन होती है वो की जाती है, वो भी हम आपके लिए करेंगे। और आपने पाकिस्तान से जापान जाना कैसे है, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन भी, वो भी हम आपके लिए करेंगे। तो हम आपके लिए क्या करेंगे वो नोट कर लें। नंबर 1, कवर लेटर हम बनाएंगे, ट्रैवल आइटनरी हम बनाएंगे, ट्रैवल प्लान हम बनाएंगे, होटल की जो रिजर्वेशन है वो हम बनाएंगे, और एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन हम बनाएंगे। ये जो चीज़ें होती हैं ये हम आपके लिए रेडी करेंगे, आपके लिए तैयार करेंगे, और इसी को हम कहते हैं कंसल्टेंसी। और इसके चार्जेस हैं, डेफिनेटली ये पेड सर्विस है। व्हाट्सएप पे जब आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि हमारी कंसल्टेंसी चार्जेस जो हैं वो कितने हैं, और हम आपको फ़ाइल बना के देंगे। इसके लिए हमें 3 से 5 वर्किंग डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले हम आपका छोटा सा एक इंटरव्यू करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, जॉब करते हैं या मुलाजमत करते हैं, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो, कोई व्हीकल आपके नाम पे हो, बैंक बैलेंस कितना है आपका, बिज़नेस के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास। ये सारी चीज़ें जब हम आपका इंटरव्यू कर लेते हैं तो फिर हम डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर देते हैं। तकरीबन 7 डेज़ का ट्रैवल प्लान तैयार किया जाता है पाकिस्तान से जापान। 7 डेज़ टूरिस्ट प्लान तैयार किया जाता है। याद रखें कि एक होता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा वो होता है कि जिसमें आपका कोई रिश्तेदार जापान में नहीं है और आप जो है वो अपने दम पे अपने अपने पैसों पे जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट, उसे कहते हैं टूरिस्ट विजिट वीज़ा। और एक होता है विजिट वीज़ा। अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला जापान में है तो वो 2 पेपर आपको देगा। नंबर 1, LOI, लेटर ऑफ इनविटेशन, यानी वो आपको इनवाइट कर रहा है, वो लेटर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपने अपने रिश्तेदार से फिलअप करवा के मंगवाना है। और नंबर 2, लेटर ऑफ गारंटी, LOG। लेटर ऑफ गारंटी में वो बताएगा कि उस बंदे का क्या नाम है, वो कहाँ रहता है, वो क्या काम करता है, उसकी आमदन कितनी है, और वो आपकी गारंटी दे रहा है कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये बंदा मेरे पास आएगा, मेरा रिश्तेदार है, और ये टाइम पे वापस चला जाएगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो फिर आपका विजिट वीज़ा अप्लाई होगा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वो आपको LOI देंगे, लेटर ऑफ इनविटेशन देंगे, और लेटर ऑफ गारंटी LOG आपको देंगे। अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है तो फिर आपका जो आपका वीज़ा होगा वो टूरिस्ट वीज़ा होगा। ठीक है, तो टूरिस्ट वीज़े में लेटर ऑफ इनविटेशन नहीं चाहिए होता, टूरिस्ट वीज़े में लेटर ऑफ गारंटी नहीं चाहिए होती। तो ये जो 2 पेपर मैंने आपको नाम बताए हैं, LOI और LOG, ये तब चाहिए होते हैं जब आपका कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ वहाँ पे मौजूद हो, वरना ये नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको फ़ाइल बना के दूंगा, फ़ाइल रेडी करके दूंगा।
तमाम डॉक्यूमेंट्स हम आपको व्हाट्सएप करेंगे, उसका आपने रंगीन प्रिंट निकलवा लेना है। रंगीन प्रिंट लेके और फिर जो है आपने वो पूरी फाइल तैयार करके खुद आपने जाना है, ठीक है। कराची जनरल कौंसलेट में जाएंगे, बलूचिस्तान और सिंध वाले, और पंजाब और केपी के वाले इस्लामाबाद में जाएंगे। उधर आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा, जब वो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स, वो इंटरव्यू में क्या पूछेंगे वो भी मैं आपको सारी बातें समझा देता हूँ। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट आ गया, जो कि ओरिजिनल आपने साथ लेके जाना है। अगर कोई पहले आपके पुराने पासपोर्ट हैं तो वो भी आप लेके जाएंगे। कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी तो आपने क्या करना है कि A4 पेपर पे, जैसे ये A4 पेपर है, फर्स्ट करें ये A4 पेपर है पूरा, तो इसके ऊपर आपने वो पूरे पेज पे फुल साइज में प्रिंट निकलवाने हैं। कोई आपका वीज़ा लगा हुआ है, कोई आपकी इन आउट की स्टैंप लगी हुई है। अब शनाख्ती कार्ड हमारा 2 साइडों से होता है, तो वो कैसे आपने प्रिंट करवाना है, A4 साइज़ पे ऊपर फ्रंट आ जाएगा, नीचे बैक आ जाएगा, ऊपर फ्रंट आ जाएगा, नीचे उसका बैक आ जाएगा। A4 साइज़ पे फुल पेज के ऊपर फ़ोटोकॉपी करवानी है। दोबारा से सुन लें, फ़ोटोकॉपी करवाने का तरीका, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो लेके जाने हैं साथ, शनाख्ती कार्ड भी लेके जाना है, 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड 2 इंच बाय 2 इंच की लेके जानी है। 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड वाली 2 इंच बाय 2 इंच ये लेके जानी है। इसके अलावा जितने भी आपके पुराने पासपोर्ट हैं वो भी लेके जाने हैं, फ्रेश पासपोर्ट भी लेके जाना है, शनाख्ती कार्ड भी लेके जाना है। और जो आपने प्रिंट निकलवाने हैं वो कैसे निकलवाने हैं कि शनाख्ती कार्ड के दोनों अतराफ A4 साइज के फ्रंट पेज के ऊपर फुल साइज में निकलवाने। अब देखें ये पेज काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा पेज है, A4 साइज का पेज है, तो शनाख्ती कार्ड ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, फुल पेज पे आना। इसी तरह पासपोर्ट का जो प्रिंट निकलवाना है वो पूरे पेज पे आना चाहिए। कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई वीज़े की कॉपी है, इन आउट की स्टैंप्स लगी हुई हैं पासपोर्ट पे, तो वो पूरे पेज पे आनी चाहिए। A4 पे छोटी छोटी कॉपियाँ नहीं करवानी, माइक्रो कॉपी नहीं करवानी। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, छोटी कॉपियाँ करवा लेते हैं, माइक्रो कॉपी नहीं करवानी, फुल साइज़ में करवानी है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसका कोई बिजनेस जो आप कारोबार करते हैं वो रजिस्टर्ड होगा, उसका NTN होगा, या फिर आपने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो वो आप अरेंज कर लें। अगर आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेंबरशिप है तो उसका सर्टिफिकेट लगा दें, NTN लगा दें, और टैक्स रिटर्न्स आप डेफिनेटली पे करते होंगे। इंडिविजुअल्स हैं तो इंडिविजुअल्स की करते होंगे, सोल प्रोप्राइटर हैं या पार्टनरशिप में है या प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपकी टैक्स रिटर्न्स आप फिलअप करते हैं, फाइल करते हैं, वो लगानी है। बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, चाहे वो NTN की सूरत में है या वो SCCP की सूरत में है, जैसे भी होगा वो आपने अरेंज करना है। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस नहीं करते, तो कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, उनके उनके लेटर पैड के ऊपर, कि कंपनी बताएगी कि जी ये हमारे पास एम्प्लॉय है, इसका ये ओहदा है, इसका ये डेजिग्नेशन है, इसकी ये तनख्वाह है, और ये हमारे पास इतने अरसे से काम कर रहा है, और हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर ये जापान जाना चाहता है तो हमारी तरफ से इजाज़त है। कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयमेंट लेटर और सैलरी स्लिप्स, यानी कि सादा कागज़ पे, ये सादा कागज़ पे आपने बताना है कि आपका नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी का एड्रेस और कंपनी के नुमाइंदे का, जिसको कॉल करके वेरीफाई किया जा सके। कंपनी अपने लेटर हेड के ऊपर वो आपकी सैलरी स्लिप्स बना देगी और उसको साइन कर देगी। तो लास्ट 6 मंथ की सैलरीज जो है वो आप उसमें लिखवा लें और उसको दस्तखत करवा के अटैच करवा लें। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा इंटरव्यू में जब ये सारी चीज़ें हम आपको अरेंज, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आप हमें देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स हम बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि कवर लेटर हमने आपका लिखना है, वो हर आदमी का डिफरेंट होगा। अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा बैंक में जॉब करता है तो उसका कवर लेटर डिफरेंट होगा। एक बंदा जो है वो ट्रेडिंग करता है, बिजनेस करता है, उसका कवर लेटर डिफरेंट होगा। एक बंदा जो है वो स्किल्ड वर्कर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, वो भी जाना चाहता है घूमने फिरने के लिए, उसका बैंक स्टेटमेंट भी है, सारा कुछ है, बिजनेस भी है उसका, तो उसका कवर लेटर अलग होगा। जो स्टूडेंट हैं वो अपने माँ बाप के साथ जाएंगे, वो अपने वालिदैन की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, अपने वालिद की लगा सकते हैं, वालदा की लगा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट की तो बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। तो जो स्टूडेंट होगा उसको स्पॉन्सर कौन करेगा, उसका वालिद करेगा, तो वो अपने वालिद के डॉक्यूमेंट्स लगा सकता है, अपने भाई के डॉक्यूमेंट्स लगा सकता है। इसी तरह से अगर पूरी फैमिली जा रही है, मियाँ बीवी बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे तो डिपेंडेंट हैं अपने वालिदैन पे, तो उनका जो कवर लेटर बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो गए, उसका प्रिंट निकलवा लिया, पासपोर्ट ले लिया, शनाख्ती कार्ड ले लिया, 4 तस्वीरें ले ली, वैक्सीन सर्टिफिकेट भी रख लिया आपने, और कवर लेटर हो गया, ट्रैवल प्लान, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग, बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन, तमाम चीज़ें आपने अरेंज कर ली और उसकी एक फ़ाइल बना लिया आपने। अब वो आपसे इंटरव्यू पूछेंगे कि सबसे पहले आपसे सवाल किया जाएगा कि जी आप जापान क्यों जा रहे हैं, तो आप उनको मुतमईन करें कि जी मैं एज एक टूरिस्ट हूँ,
या मैं पहले भी कहीं मुल्कों में सैर तफरी करके आ चुका हूँ, ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, मैंने साथ में लगाई है, तो मैं जापान विज़िट करना चाहता हूँ। जापान एक अच्छा, हम आपको इंटरव्यू के लिए एक पेपर भी देंगे, एक फ़ाइल भी देंगे, जो कि मेरे पास ये मौजूद है। ये मैंने तैयार की हुई है। ये आप देख सकते हैं कि एक तो ये पेज है और इसके अलावा एक ये पेज है। ठीक है जी। ये फाइल्स तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और उसमें ये है कि आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपने उनको बतानी है और इस वीडियो में उसका मैं आगे जाके उसका तज़किरा भी करूँगा। मैंने पहले आपको बताया था कि वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फिर आपको इंशाल्लाह किसी और की वीडियो देखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है। तो पहला वो सवाल आपसे कर रहे हैं जी, आप क्यों जा रहे हैं, वाई यू आर गोइंग। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू आप उर्दू में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। तो आप उन्हें बताएं कि जी मैं एज अ टूरिस्ट वहाँ जा रहा हूँ और 6-7 दिन का मेरा टूर प्लान है और मैं वापस आ जाऊँगा इंशाल्लाह। मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, मेरे पास शो मनी भी होगी। मैं शो मनी भी लेके जाऊँगा, तकरीबन 4-5 हज़ार डॉलर मैं अपने साथ जो है वो लेके जाऊँगा। वहाँ जो मेरा खर्चा होगा वो मैंने उसका एक एस्टिमेट लगाया है। हम जो आपको ट्रैवल प्लान बना के देंगे उसमें टोटल बजट आपको बना के देंगे कि आपकी रिहाइश पे कितना खर्चा आएगा, खाने पीने पे कितना खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा आएगा और घूमने फिरने पे कितना खर्चा आएगा। टोटल हम आपको जो आइटनरी बना के देंगे, साथ में उसकी प्राइस भी लिखी होगी कि आपने अगर डिज्नीलैंड जाना है तो उसकी इतनी टिकट है, आपने टोक्यो स्काई ट्री जाना है तो उसकी इतनी टिकट है, आपने टोक्यो टावर जाना है तो उसकी इतनी टिकट है, आपने टोक्यो से कोयोटो जाना है ट्रेन के ज़रिए, उसकी इतनी टिकट है, कोयोटो से ओसाका जाना है उसकी इतनी टिकट है, ओसाका से हिरोशिमा जाना है उसकी इतनी टिकट है, और उसके बाद आपने हिरोशिमा से वापस टोक्यो आना है तो उसकी इतनी टिकट है। ट्रेन पे आपका इतना खर्चा आएगा, खाने पीने पे आपका इतना खर्चा आएगा, टोटल बजट आपका पूरे ट्रिप पर इतना होगा और इतने पैसे आप लेके जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये बताएं कि आपने कौन सी एयरलाइन की टिकट करवाई है। तो जो एयरलाइन की टिकट हम आपको बना के देंगे वो भी आपने याद कर रखनी है। वो थाई एयरवेज है या वो कोई और एयरलाइन है, तो आपने उसका नाम याद रखना है। वो ये भी पूछेगा आपसे कि ये बताएं पाकिस्तान से अगर हमने जापान जाना हो तो डायरेक्ट फ़्लाइट कौन सी है। तो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स जाती हैं। अब थाई एयरवेज़ पे हमने टिकट बनाई है मिसाल के तौर पे कराची से बैंकॉक और बैंकॉक से टोक्यो जापान। ठीक है। उसके बाद वो आपसे ये पूछेगा कि टिकट अंदाज़न कितने की है। तो टिकट की प्राइस भी हम आपको बता देंगे कि 3.5 लाख की है, 4 लाख की है, 4.5 लाख की है, 2 लाख की है, जितने की भी होगी वो हम आपको बता देंगे। अच्छा, इसके बाद वो आपसे सवाल पूछेगा कि क्या आपने होटल की बुकिंग करवा ली है। तो जो होटल्स की बुकिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो पोस्ट पेड बुकिंग है। पोस्ट पेड का मतलब होता है कि आपने पेमेंट एडवांस में नहीं की है। पेमेंट आप करेंगे जब आप वहाँ पे एंटर हो जाएंगे, उस प्रॉपर्टी में एंटर हो जाएंगे, तो आप उसकी पेमेंट कर देंगे। तो आप उन्हें ये बताइएगा कि सर मेरे पास जो टिकट है वो कंफर्म रिजर्वेशन है, अगर मुझे एम्बेसी वीज़ा ग्रांट करती है तो ये टिकट मैं परचेज़ कर लूँगा, पेमेंट कर दूँगा। और मेरे पास ये जो होटल्स हैं टोक्यो में, कोयोटो में, ओसाका में, जहाँ जहाँ मैंने जाना है, ये मेरी कंफर्म रिजर्वेशन है, लेकिन ये पोस्ट पेड है। अगर मुझे एम्बेसी वीज़ा ग्रांट करती है तो मैं ऑनलाइन इन तमाम की पेमेंट्स कर दूंगा और इनकी इनवाइसेस जो है वो प्रिंट करके अपने साथ अटैच कर लूँगा। मैंने अभी तक कोई पेमेंट नहीं की है क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो मेरी टिकट ज़ाया हो सकती है और मेरे जो लाखों रुपए हैं वो होटल्स की मद में ज़ाया हो सकते हैं। लॉजिकल आंसर देना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ वो समझते हैं कि अभी तो आपको वीज़ा मिला नहीं है, तो वीज़ा मिले बगैर आपने टिकट भी ले ली और आपने होटल भी ले लिया। तो आप उनको बताएं कि सर मेरे पास जो होटल्स हैं ये कंफर्म बुकिंग है, लेकिन ये पोस्ट पेड है। अगर मुझे वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो मैं ऑनलाइन इनका टोकन नंबर, पिन नंबर डाल के होटल को पेमेंट कर दूंगा अपने क्रेडिट कार्ड से और इनकी जो इन्वाइसेस होंगी वो मैं अपने साथ में रखूँगा। ठीक है। याद रखें कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वहाँ पे रिजर्वेशन चल जाती है, लेकिन जब आपका वीज़ा आ जाए और आप जापान इमिग्रेशन पे पहुँच जाएं तो उधर आपने रिजर्वेशन लेके नहीं जानी, बल्कि होटल को पेड करके बुक करके फिर जाना है। क्योंकि वो टेलीफोन करेंगे होटल वालों को और पूछेंगे कि इस बंदे की बुकिंग है या नहीं है। तो अगर आपकी सिर्फ रिजर्वेशन होगी तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आप जापान जा रहे हैं तो क्या कोई आपका रिश्तेदार है वहाँ पे, कोई रिलेटिव है आपका। याद रखें कि अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखा है कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आपने यही बात बतानी है कि मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि आपने एज अ टूरिस्ट अप्लाई किया है। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ, अगर किसी का रिश्तेदार होता है
तो वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं करता, वो विजिट वीज़ा अप्लाई करता है। अगर आपने इंटरव्यू वाले को कहा कि जी मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, तो वो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा, क्योंकि वो आपको ये कहेगा कि फिर आपने वीज़ा एप्लीकेशन में क्यों नहीं बताया कि आपके वहाँ पे रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त है, तो आपने अपने दोस्त से लेटर ऑफ इन्विटेशन क्यों नहीं मंगवाया, आपने लेटर ऑफ गारंटी क्यों नहीं मंगवाया। याद रखें कि उतना ही जवाब देना है जितनी आपने प्रिपरेशन की है, जितनी आपने तैयारी की है। अगर आपका कोई रिश्तेदार है वहाँ पे, तो आपने उनसे लेटर ऑफ इनविटेशन, लेटर ऑफ गारंटी मंगवाना है। अगर नहीं है तो आप उनको कह दें जी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जा रहा हूँ और मैं घूम फिर के 6-7 दिन में वापस आ जाऊँगा। अच्छा, एक सवाल वो आपसे ये पूछेंगे कि जब आप जापान एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो टोक्यो में कितने एयरपोर्ट हैं? ये सवाल पूछेंगे आपसे। तो टोक्यो में 2 एयरपोर्ट हैं, एक का नाम है जी हनीदा और एक का नाम है नरीटा। हनीदा और नरीटा, आपकी जो टिकट होगी मोस्टली वो नरीटा एयरपोर्ट पे होती है, जो कि शहर से 70 किलोमीटर दूर है। नरीटा एयरपोर्ट जो है वो शहर से 70 किलोमीटर दूर है, जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए है। और हनीदा एयरपोर्ट जो है वो सिटी में है। और इनका जो डिस्टेंस है, यानी कि नरीटा और हनीदा एयरपोर्ट का जो आपस में डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर है। ठीक है, तो वो सवाल आपसे ये पूछेगा कि जब आप नरीटा एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपने अपने होटल में जाना है, तो होटल में कैसे जाएंगे आप? तो आपने उनको ये नहीं कहना जी मैं टैक्सी पे चला जाऊंगा, क्योंकि टैक्सी बहुत महंगी है, $200-250 आपके लग जाएंगे। आपने उनको कहना है जी मैं नरीटा एयरपोर्ट पे उतरूंगा, वहाँ से ट्रेन चलती है नरीटा एक्सप्रेस, जो मुझे ले जाएगी टोक्यो स्टेशन, यानी वो मुझे शहर में ले जाएगी। उसका सस्ता सा टिकट होगा और मैं क्या करूँगा, मैं नरीटा एयरपोर्ट से बाकी मुसाफिरों की तरह, अंदर ही टर्मिनल है, अंदर से ट्रेन चलती है और मैं ट्रेन में बैठ जाऊँगा और मैं शहर की जानिब चला जाऊँगा जहाँ पे मेरे होटल्स होंगे। और मैं टोक्यो स्टेशन पे उतर के, जो कि शहर का एक स्टेशन है, वहाँ मैं चला जाऊँगा 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके, जो कि 5 से $10 में मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से मैं किसी भी शॉर्ट ट्रिप टैक्सी को अरेंज करके, वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जापान टैक्सी भी है, ऊबर भी है। तो फिर वहाँ से आप जो है वो अपने होटल की जानिब चले जाएंगे। वो आपसे ये पूछेंगे कि आपके एयरपोर्ट से आपके होटल के माबैन कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये भी आप उनको बता सकते हैं। बात समझ आ गई आपको? तो तैयारी करके जानिए। अब देखिए आपकी तैयारी भी हो रही है, साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ आपसे क्या सवाल करेगा, आपने क्या जवाब देना है। आपने स्टार्ट में ये नहीं बताना है कि जी मैं नरीटा एयरपोर्ट पे उतरूँगा और टैक्सी करके मैं चला जाऊँगा, वो काफ़ी महंगी पड़ेगी आपको। अच्छा जी, इसके अलावा जी वो आपसे पूछेंगे कि आपने जापान में कितने दिन गुजारने हैं, तो जितने दिन का ट्रैवल प्लान आपने दिया है उतने दिन आपने बताने हैं। 7 डेज़ का हम बना के देंगे तो आपने 7 डेज़ कहना है। अगर आपको 10 डेज़ का बना के देंगे तो 10 डेज़, 7 डेज़ से ज़्यादा का ना बनाए, क्योंकि टोक्यो बहुत महंगा सिटी है, उधर खाना पीना रहना बहुत महंगा होता है। इसके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आप क्या जॉब करते हैं, आप क्या कारोबार करते हैं, उसके बारे में आपने वही बताना है जो कवर लेटर में लिखा होगा। जो चीज़ें आपने हमें बताई हैं वही हमने कवर लेटर में लिखी हैं। और नंबर एक दफ़ा मेरा दोबारा से नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। 030540511144, 030540511144, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, जो कि हम आपकी जापान की जो फ़ाइल है, जापान वीज़े की जो फ़ाइल है वो हम आपको तैयार करके देंगे। उसके लिए हम आपके साथ जो है वो ताउन करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग हमें कहते हैं जी आप पैसे ले लें, बैंक स्टेटमेंट भी आप बना दें, पैसे ले लें, आप एनटीएन भी खुद बना दें, आप पैसे ले लें, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स भी खुद बना दें। तो ये काम हम नहीं करते, ये काम हमारा नहीं है। आपके जो जेन्युइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे सिर्फ वही हम उसको ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारा काम है कवर लेटर बनाना, ट्रैवल प्लान बनाना, होटल की रिजर्वेशन बनाना, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन बनाना और आपकी आइटनरी बनाना। ये 5 डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं, बाकी किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स हम तैयार नहीं करते। अगर आपने एनटीएन बनवाना है तो आप किसी लॉयर के पास जाएं, किसी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स के पास जाएं, वो आपका एनटीएन भी बनाएगा और आपके पिछले सालों की रिटर्न्स भी फाइल करेगा। अगर आपने एससीसीपी में बिजनेस को रजिस्टर्ड करना है तो किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, वो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड करेगा। बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर उसको मेंटेन करें, 3 महीने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें, उसमें अपनी इनकम दिखाएं, उसमें अपने खर्चे दिखाएं, अपनी आमदनी दिखाएं, सारे उसमें चीज़ों को दिखाएं, फिर जाके आपका एक अच्छा सा बैंक स्टेटमेंट तैयार होगा। तो डन बेस पे काम नहीं करते हम। आप हमें ये ना कहें कि जी पैसे ले लें, इतने पैसे ले लें, इतने हज़ार ले लें और वीज़ा लगवा के दे दें। कोई भी एजेंट पाकिस्तान का, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट, कोई भी प्रोफेशनल वीज़ा नहीं लगा सकता। वो आपको फ़ाइल तैयार करके देगा, वो आपको फ़ाइल रेडी करके देगा। वो आपने खुद जाना है, फिजिकली आपने खुद जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके उधर जमा करवाने, आपका इंटरव्यू होगा,
वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे मुतमईन होगा तो वो आपको वीज़ा देगा, वरना वो आपको वीज़ा नहीं देगा। अच्छा जी, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अच्छा ये भी आप उन्हें बता सकते हैं कि सर जब मैं जापान में पहुंचूंगा, टोक्यो में पहुंच जाऊंगा, तो मैं 7 डेज़ का जापान रेलवे का एक पास बनवा लूँगा। वो जो तकरीबन पाकिस्तानी 7 डेज़ के लिए पाकिस्तानी को 60 एक हज़ार का वो बनता है ट्रैवल पास। उसमें फिर आप 7 दिन के लिए जापान रेल में जितना मर्जी भी आप जो है वो सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आपको जो सफ़र करना है वो ट्रेन से करना है। टैक्सी काफ़ी महंगी होती है। अगर आपने 14 दिन के लिए पास बनवाना है तो पाकिस्तानी राउंड अबाउट कोई तकरीबन 1 लाख रुपए का वो बनेगा, और 7 डेज़ का 60 हज़ार का बनेगा। उसमें फिर आप ये है कि आप टोक्यो से क्योटो जा रहे हैं, ओसाका जा रहे हैं, हिरोशिमा जा रहे हैं, जहाँ भी आपने जाना है तो वो ट्रेन का पास आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी आपको बता दूँ। अच्छा, टोटल बजट आपका तकरीबन $3000 इस पे लग जाएगा। अगर आपसे ये पूछते हैं कि यार टोटल कितना एक बजट आपको चाहिए पाकिस्तानी, $3000, उसमें 7 डेज़ में आपकी रिहाइश भी है, आपकी टिकट बहुत महंगी है, सबसे महंगी टिकट है इसके अंदर। ठीक है, अच्छी तैयारी करनी है आपने, सारे चीज़ों के नाम याद करने हैं, सवाल आपको जो तैयारी करवाई जा रही है वो आपने याद करनी है, क्योंकि जो इंटरव्यू यहाँ पे हो रहा है वीज़े के 50% वीज़ा होता है, 50% इमिग्रेशन होती है। जब आप जापान पहुँचेंगे तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो आपसे सवाल पूछेगा, आप क्यों आए हैं, आप किसके पास आए हैं, आप होटल कैसे जाएंगे, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करा दें, पासपोर्ट चेक करवा दें, शो मनी कितनी लाए हैं, आपको अंदाज़ा है कि आप कितने दिन क़याम करेंगे तो कितना बजट आपके पास आएगा, ट्रैवल प्लान बनाया है आपने। इस तरह के वो सवाल आपसे पूछेगा, और आपने नर्वस नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, तमाम चीज़ों के आपने जवाब देने। $3000 तकरीबन जो है इसमें खर्चा आता है। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि एम्बेसी वाले हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दें? तो बिल्कुल, वीज़ा ऑफिसर जो होता है उसको ये राइट हासिल है कि वो अगर आपको चाहे तो वीज़ा वो आपको ना दे। अगर वो एक मरतबा आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दें तो 6 महीने का वो बैन लगा देते हैं। 6 महीने फिर आप दोबारा से एप्लीकेशन नहीं दे सकते। वो कहते हैं जी आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी बेशी है तो 6 महीने हम आपको देते हैं, आप इसमें सुधार लाएं, आप इसको बेहतर करें। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट वीक है तो बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। अब डेफिनेटली एक दिन में तो बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगी। 6 महीने का वो आपको टाइम देते हैं दोबारा से एप्लीकेशन डालने के लिए। उसमें कोई बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स में कमी है, आपके पास बजट की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो 6 महीने के बाद फिर आप एप्लीकेबल होंगे। 6 महीने के बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज अ टूरिस्ट। जब आप टोक्यो में जा रहे हैं, जापान में जा रहे हैं, तो बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन जापान, बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन जापान, ये जो 2 फाइलें हैं ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये 2 फाइलें बनाई हुई हैं, ये हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे आपको, ताकि आपने इसकी तैयारी करनी है अच्छी तरह। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले ये है कि आपसे पूछा जाता है कि आप टोक्यो जा रहे हैं तो टोक्यो में कौन कौन सी प्लेसेस को विज़िट करेंगे आप। इसमें हमारे पास टोक्यो टावर है जो कि 333 मीटर ऊंचा है, और ये लार्जेस्ट स्टील टावर है, और 1958 में इसको बिल्ड किया गया था। इसमें 2 डेक्स बने हुए हैं। पहला जो डेक है वो 150 मीटर पे है, दूसरा डेक 250 मीटर पे है, और ये आईफल टावर से ऊंचा है। ठीक है जी, आईफल टावर जो है वो 330 मीटर है, और आईफल टावर जो है उससे ये, यानी ये टोक्यो टावर 13 मीटर उससे ऊंचा है। अच्छा, इसमें विजिटिंग टाइम जो है वो सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक है, और इसकी जो टिकट है वो डेक 1 पे अगर आप जाते हैं तो 1200 जापानीज़ येन की टिकट है, और डेक 2 पे अगर जाते हैं तो 3000 जापानीज़ येन की टिकट है। ये जब फाइल आपके सामने आएगी ना तो आपने बड़े इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, हमने आपको इसकी तैयारी करवानी है। अच्छा, वो ये सवाल भी पूछेंगे कि क्या आपने डॉलर लेके जाने हैं या कौन सी करेंसी लेके जानी है। तो आपने उनको बताना है कि पाकिस्तान में जापानीज़ येन नहीं मिलते, इसलिए मैं डॉलर्स लेके आया हूँ, और मैं एयरपोर्ट के ऊपर जो एक्सचेंज बनी होती है मैं वहाँ से ये डॉलर लोकल करेंसी में चेंज करवा लूँगा, यानी जापानीज़ येन में चेंज करवा लूँगा। तो टोक्यो में पहली जो लोकेशन है वो टोक्यो टावर है, जो कि 333 मीटर बुलंद एक टावर है, उसको विजिट करेंगे। इसकी टिकट्स मैंने बता दी है, डेक 1 की जो टिकट है वो 1200 है, और डेक 2 की जो है वो 3000 है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान की करेंसी और जापानीज़ येन की करेंसी किस तरह से है। तो इसका बड़ा सिंपल है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी 200 रुपये हैं या पाकिस्तानी 100 रुपये हैं तो जापानीज़ के वो 50 येन बनते हैं। ये ऊपर नीचे होता रहता है रेट इसका।
तो ये आप ज़रा देख लीजिएगा। यानी अगर आपके पास पाकिस्तान के फ़र्ज़ कर लें कि 2000, ये पाकिस्तान के 1000 रुपये हैं, तो वहाँ के वो 500 हाफ हो जाएंगे, हाफ यानी कि 500 येन बनेंगे। तो आपने डॉलर्स में लेके जानी है, डॉलर का और येन का रेट आपने इंटरनेट पे चेक कर लेना है। और इसके अलावा जी वहाँ पे आप क्या देखेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे टोक्यो स्काई ट्री। टोक्यो स्काई ट्री ये भी एक टावर है, टोक्यो में 634 मीटर बुलंद है ये। इसकी और भी काफ़ी सारी डिटेल है, वो हम आपको फाइल के तवस्सुत से प्रोवाइड कर देंगे। तो टोक्यो में आपने क्या विज़िट करना है, टोक्यो में एक आपने टोक्यो टावर विज़िट करना है, एक आपने टोक्यो स्काई ट्री विज़िट करना है। इसके अलावा टोक्यो डिज्नीलैंड एक थीम पार्क है, यहाँ पे 7 थीम लैंड्स हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जी फ़िश मार्केट है वहाँ पे, बहुत फेमस है। इसके अलावा जो है वहाँ पे टेम्पल्स हैं और मैजी श्राइन हैं, लोकल मार्केट्स हैं। तो टोक्यो शहर में तकरीबन 2 दिन आप गुजारेंगे। 2 दिन टोक्यो शहर में गुजारने के बाद फिर आप वहाँ से माउंट फ्यूजी, जो कि 3776 मीटर एक पहाड़ है बुलंद, और ये 130 किलोमीटर दूर है टोक्यो से। माउंट फ्यूजी आप जा सकते हैं, सिंगल डे का ट्रिप लगा सकते हैं। वहाँ से आप कोयोटो जा सकते हैं। कोयोटो जो है वो 450 किलोमीटर दूर है टोक्यो से, वो आपने ट्रेन के ज़रिए जाना है। तो कोयोटो में कौन कौन सी टेम्पल्स हैं, कौन कौन से वहाँ पे महलात हैं, कौन कौन सी लोकेशंस है, वो हम आपको फाइल में बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि बस आप चीज़ों को फोकस रखें कि पहले आपने टोक्यो जाना है, टोक्यो में आपने 2 नाइट्स का क़याम करना है। माउंट फ्यूजी देख लिया, उसके बाद कोयोटो चले गए, कोयोटो में आपने जो है वो 2 नाइट्स का स्टे करना है। उसके बाद आपने कोयोटो से ओसाका चले जाना है। कोयोटो से ओसाका जो है वो 57 किलोमीटर है, तो ये ट्रेन के ज़रिए आप 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे ओसाका कैसल है, ओसाका एक्वेरियम है और यूनिवर्सल स्टूडियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओसाका में कौन कौन सी चीज़ें विज़िट करेंगे वो भी हम आपको फाइल में बता देंगे। उसके बाद आपने ओसाका से नारा पार्क चले जाना है, जो कि 32 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मेट्रो भी जाती है, टैक्सी भी जाती है, और वहाँ पे टेम्पल्स हैं, पार्क हैं, वो चीज़ आपने विज़िट करनी है। नारा पार्क में कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो आपको बता देंगे। उसके अलावा रास्ते में एक निंजा म्यूज़ियम आता है, जो कि 60 किलोमीटर दूर है कोयोटो से। तो निंजा म्यूज़ियम आपने देखना है, उनकी जो हेरिटेज है, उनका जो कल्चर है वो आपने देखना है। इसके अलावा वहाँ से आपने हिरोशिमा चले जाओ। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर एटम बॉम्ब जो है वो गिराया गया था। तो वहाँ पे जो है वो पीस मेमोरियल पार्क है। अच्छा, अगर आप कोयोटो से हिरोशिमा जाते हैं तो तकरीबन 360 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनेगा। उसके बाद हिरोशिमा से डायरेक्ट आपने टोक्यो आना है, जो कि 800 किलोमीटर है। तो आपने टोक्यो विज़िट कर लिया 2 नाइट्स, फिर आपने माउंट फ्यूजी देख लिया, कोयोटो देख लिया, ओसाका देख लिया, नारा देख लिया, निंजा म्यूज़ियम देख लिया, हिरोशिमा देख लिया, और हिरोशिमा से वापस। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ टोक्यो जाते हैं, ओसाका जाते हैं और हिरोशिमा जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने, और बहुत से लोग सिर्फ टोक्यो जाते हैं और कहीं नहीं जाते। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप जापान जा रहे हैं तो एक अच्छी सी आइटनरी बना के दें कि 3-4 लोकेशन मैं विजिट करूंगा, मैं यहाँ भी जाऊँगा, मैं वहाँ भी जाऊँगा, तो फिर ये पूरा प्लान बनता है। तो ये जो हम आपको एक कवर लेटर देंगे, उसको आपने कम से कम 10 मरतबा पढ़ना है कि हमने कवर लेटर में क्या लिखा है। वो आपके बारे में लिखा है वीज़ा ऑफिसर को, ठीक है। और वो ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि जी आपने कोई रिसर्च की है, आपने जो फाइल बनाई है वो किसने बनाई है, आपने खुद बनाई है, आपने रिसर्च की है, आपको पता है ये लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। हमने जो चीज़ें बनाई हैं उसमें हमने डिस्टेंस भी लिखा है कि आपने अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो कितने किलोमीटर का फासला होगा। एक एक छोटी से छोटी चीज़ हमने बताई है और आपने इसकी तैयारी करनी है। जापान का वीज़ा, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा नहीं है जो घर बैठे मिल जाएगा। आपका जो फिज़िकल प्रेजेंस है वो भी काउंट होती है, इंटरव्यू भी काउंट होता है, आपकी गुफ्तगू भी काउंट होती है, आपको कितना काम आता है, कितनी चीज़ें आपको याद हैं, कितना आपने होमवर्क किया है। कम से कम आपको 10-12 लोकेशंस के नाम याद होने चाहिए। कम से कम आपको इतना पता हो कि ट्रेन जो है वो जाती है, उसका डिस्टेंस कितना है, शहर आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं, और होटल्स की बुकिंग, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग। तो जो पेपर हम आपको देंगे उसमें सारी चीज़ें होंगी। इंटरव्यू के हवाले से भी मैंने आपकी प्रिपरेशन करवा दी है, और इमिग्रेशन पर भी यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आप वीज़ा ले लेते हैं, टिकट ले लेते हैं, खुदा ना खास्ता आप इमिग्रेशन ऑफिसर को मुतमईन नहीं कर पाते तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो ये बड़ा मसला होता है। वीज़ा लेना भी एक चैलेंजिंग टास्क है, इंटरव्यू क्लियर करना भी एक चैलेंजिंग टास्क है, और फिर आखिर में इमिग्रेशन क्लियर करना भी चैलेंजिंग टास्क है। तो राउंड अबाउट ये 35 मिनट की वीडियो है, ठीक है जी। नंबर मेरा एक दफ़ा दोबारा से नोट कर लें, रब्ता कर लें, हम आपके लिए जापान की वीज़ा फ़ाइल जो है वो तैयार कर देंगे।
मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0305405114, 0305405114। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।